एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एनआरआई अकाउंट्स का पार्ट 6 देखेंगे। और इस पार्ट 6 में हम एक टाइप का, और जो लोग एनआरआई टाइप लोग हैं, एक टाइप का और अकाउंट होता है वो खोल सकते हैं, उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे ताकि हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए अब आगे से हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम अटेम्प्ट करेंगे। तो हम एग्जाम में कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, तो और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, कैसे हमें एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी है, वो अंडरस्टैंड भी करते हुए हम सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम केस स्टडी भी लेंगे आज। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि यह एग्जाम काफ़ी इजी होने वाला है आपके लिए। एक जो चौथे टाइप का अकाउंट होता है जो एनआरआई लोग खोलते हैं, जो कि नॉन रेजिडेंट होते हैं, ये उसका नाम है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। ये एक अलग टाइप का स्पेशल अकाउंट है, नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट है। नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट का मतलब क्या है कि ये, अगर आप इसमें लैंग्वेज देख लेंगे तो रुपी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अकाउंट किस में मेंटेन होगा, रुपी में मेंटेन होगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल आपका बिना आंसर दे सकते हो। दूसरा आंसर क्या है कि ये स्पेशल अकाउंट है। स्पेशल अकाउंट का मतलब क्या है कि ये जो अकाउंट है इसमें केवल अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, बिजनेस ट्रांजेक्शन रुपए में इंडिया में, मतलब कोई बिजनेस के पर्पज से, कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, उस पर्पज के लिए ये खोला जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या है, स्पेशल। मतलब आपको कोई पर्पज है, कोई भी किसी पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस है, उसके लिए आपको ये अकाउंट खोलना है, तो इसलिए इसका नाम है स्पेशल अकाउंट। इस अकाउंट को कौन खोल सकता है, कोई भी पर्सन जो कि इंडिया के बाहर रेजिडेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एनआरआई हो, कोई और नेशनलिटी का भी पर्सन ये खोल सकता है। ये डेफिनेशन में लिखा, एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, और जिसको हमारे इंडिया में कोई भी बोनाफाइड ट्रांजेक्शन करना, बोनाफाइड का मतलब जो भी जेन्युइन ट्रांजेक्शन करने, बिजनेस करना है पर्टिकुलर बिजनेस में, तो वो ये नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट खोल सकता है। क्लियर है। इसमें क्या है कि जब भी कोई हमारे इंडिया में जो भी आरबीआई ने सारे अथोराइज डीलर को इस अकाउंट को खोलने के लिए अथोराइज किया हुआ है, इस अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसका नोमेनक्लेचर बैंक रखता है, तो वो क्या रखता है कि उसी कोई भी स्पेसिफिक बिजनेस के हिसाब से नोमेनक्लेचर उस अकाउंट का रखेगा। ठीक है। अब इस अकाउंट में जैसे मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर एनआरआई है, एनआरआई का भी खुलेगा ये अकाउंट, है ना। तो कोई पर्टिकुलर एनआरआई है, वो अकाउंट ये खोलने आया, और मान लो कि उस एनआरआई के 10 बिजनेस है, तो बैंक के पास ऑप्शन रहता है कि या तो वो 10 अकाउंट खोल ले, क्योंकि अलग अलग बिजनेस के हिसाब से, या वो उन्हीं में कैटेगराइजेशन करके देखे। क्योंकि इस अकाउंट में ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें डेबिट और क्रेडिट्स अलाउड है, डेबिट्स और क्रेडिट्स अलाउड है, वो उसी बिजनेस से रिलेशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरे काम कर रहे हो उन पैसों से, किसी दूसरी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको टैक्स नहीं मिलता है, वो इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इस अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जो पैसे हैं आपके वो के वही बने रहेंगे। ये सिर्फ एक पैसे को मेंटेन करने के, रुपए को मेंटेन करने के लिए अकाउंट है कि आपको इंडिया में मतलब आईएनआर में ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके लिए उसके लिए ये अकाउंट है। और इसमें डेबिट्स और क्रेडिट्स भी उसी बिजनेस के पर्पज के लिए होने चाहिए। इसमें आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट तो है नहीं। जो जो इसमें आप अमाउंट डालेंगे उस पर टैक्स लगेगा, तो जो भी एप्लीकेबल टैक्स होगा वो एप्लीकेबल टैक्स इस अमाउंट पे लगेगा। अगर आपने बाहर दे दिया है तो उसके लिए आप वो अप्लाई कर सकते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। पर जो इसमें अमाउंट है उस पर टैक्सेबल होता है, वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। अगर मान लो आपने कोई बिजनेस किया और वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के बाद आपकी इनकम हुई, तो उसमें जो भी टैक्स लगेगा वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। पर इसमें ये जो अमाउंट है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारा टैक्स पे हो गया, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया। जैसे एनआरओ अकाउंट है, उसमें तो क्या है कि मिक्सअप है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों टाइप की इनकम है, उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। तो तो उसमें क्या है कि इंटरेस्ट टैक्सेबल है, ये सारी चीजें हैं, इसमें इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। तो ये जो अमाउंट है, आप ये जो भी अकाउंट, जो भी अमाउंट है, तो उसको क्या करते हैं, जो भी बैलेंसेज है उनको आप क्या कर सकते हो बहुत इजीली
रिपार्टिशन अलाउड है, रिपार्टिशन अलाउड है। तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एसएनआर और एनआरओ अकाउंट में क्या डिफरेंस है, कि इसमें रिपार्टिशन फुल्ली अलाउड है जबकि एनआरओ अकाउंट में ऐसा नहीं है, उसमें एक साल में $1 मिलियन अलाउड है। इसमें एक और कंसेप्ट ये है कि इसका जो टेन्योर है 7 ईयर्स होता है, 7 ईयर के बाद आप इसको रिन्यूअल करा सकते हैं। और रिसेंटली 2019 में ये 7 ईयर की भी जो है वो हटा दी है, जो मैक्सिमम 7 ईयर के लिए खोल सकता है वो 2019 में आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाल के ये भी हटा हटा देती है। इसमें इसमें क्या है कि आप जो अकाउंट होल्डर है वो ये काम नहीं कर सकता कि जो कोई भी पर्सन रेजिडेंट है इंडिया में उसको रुपए के रिम्बर्समेंट में फॉरेन एक्सचेंज दे दे, या कोई भी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज नहीं दे सकता है। इसका जो अकाउंट होल्डर है उसका ये काम के लिए यूज नहीं कर सकता है ये फॉरेन एक्सचेंज, रुपए के बदले में फॉरेन एक्सचेंज किसी भी अकाउंट, क्योंकि इस अकाउंट में रुपए में मेंटेन होगा पर फॉरेन एक्सचेंज में भी कन्वर्ट करवा के किसी भी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज जो इस अकाउंट का है वो केवल बिजनेस के लिए काम में आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि अगर ये जो पर्सन है जिसने एसएनआर अकाउंट खुलवाया, उसको अगर वो पर्सन अगर मतलब वापस इंडियन आ जाता है और रेजिडेंट बन जाता है तो वो रेजिडेंट रुपी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है, उस अकाउंट को रेजिडेंट रुपी अकाउंट बन जाएगा। दूसरा, अगर इसमें अमाउंट कुछ पेएबल है और अगर मान लो इसमें जो अकाउंट होल्डर है वो डिजीज हो जाता है तो उसमें क्या होगा, नॉन रेजिडेंट नॉमिनी को पैसे भेजे जा सकते हैं, पर उसका भी नॉमिनी का भी कौन सा अकाउंट होना चाहिए, या तो एनआरओ अकाउंट होना चाहिए या एनआरई अकाउंट होना चाहिए, उनमें से किसी अकाउंट में भेजा जाएगा ये पैसे। एफसीएनआर में तो भेजा ही नहीं जा सकता क्योंकि तो फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है, तो रुपए इन दोनों में से किसी एक अकाउंट में भेजे जा सकते हैं। ये एसएनआर अकाउंट कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, तो क्योंकि एनआरओ अकाउंट भी खोल सकते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेशनल्स, और ये वाला अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो एसएनआर अकाउंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेशनल्स खोल सकते हैं, एंटिटीज भी खोल सकते हैं, और उनको किसका अप्रूवल चाहिए होता है, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। पर इसमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो एनआरओ अकाउंट था उसमें जो बांग्लादेश के पर्सन थे उनको फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में से परमिट लेना पड़ता था, यहाँ वो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो जस्ट बिजनेस पर्पज के लिए हैं, तो उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल जरूर चाहिए होता है। ये इसके बेसिक कंसेप्ट है। अब आपको इनमें ऐसा नहीं कि आपको हर चीज ध्यान रखनी है, बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपका हर एग्जाम का हर क्वेश्चन आप आंसर दे पाएंगे। अब इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे जो भी अकाउंट्स के टाइप हमने पढ़े उसके बेस पे, ठीक है। और उन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को करते टाइम हम कुछ और भी कंसेप्ट समझेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे अच्छे से क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो सीआईबी के एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, चाहे आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा। दूसरा जो कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। उसमें क्या होता है कि आप गलत ऑप्शन को हटाते हो और वो आपको बहुत हेल्प कर देता है, उससे आपके आंसर्स यूं ही आ जाते हैं, आपको ज्यादा मान लो आपको पता भी नहीं हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा फायदा ये, और सीआईबी के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसा नहीं कि वो एग्जामिनर उसको बहुत हार्ड फ्रेम करेंगे, नहीं, उनका पर्पज है सब लोगों को पास करना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, सब लोगों को उनको पास करना है, सबको ये देना है, काफी कम उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है। तो इसमें जो ऑप्शन है वही आपको आंसर दे देंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आप जोर लगाएंगे, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑप्शन से ही आंसर मत पता लग जाएंगे, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उससे ही आंसर पता लगा जाए। ये पूछ रहा है जैसे ये क्वेश्चन, जॉइंट अकाउंट ऑफ एनआरई अकाउंट कैन बी ओपन्ड jointly, एक ऑप्शन है jointly in the name of 2 or more NRI PIOs, jointly with residents on either or survivor basis, jointly with residents on former or survivor basis। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको अगर ये एनआरई अकाउंट है उसका बेसिक कंसेप्ट पता है कि ये एनआरआई लोग खोल सकते हैं और बाहर बाहर की इनकम ही होती है, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया की इनकम भी मिक्सअप है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेजिडेंट के साथ आप जैसे ये वाली चीज, तो पहली वाली चीज तो अपन को लगता है कि भाई ये तो भाई एनआरआई कितने भी लोग खोल सकते हैं। अब रेजिडेंट के साथ आप आइदर और सर्वाइवर बेसिस पे नहीं खोल सकते ना, फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे ही खोल सकते हो, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज तो रेजिडेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जब तक भी एनआरआई जिन अलाइव है तब तक भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें सेकंड वाला कट जाएगा।
जो सेकंड वाला वो कट जाएगा, और जिसमें भी सेकंड आ रहा है वो आपके ऑप्शन कट गई है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन कर दिया आपने, सेकंड सेकंड सेकंड। ये क्या है ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो इससे आपको बिल्कुल आराम से आप सही आंसर दे सकते हैं। दूसरा अकाउंट है एनआरए अकाउंट्स कैन बी ओपन एज सेविंग करंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग करंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। ये ऑप्शन में यहाँ पर थर्ड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सेविंग करंट एंड फिक्स्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली ओनली ओनली। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि सारे टाइप के खोल सकते हैं, आपको पता है सेविंग फिक्स्ड, और क्योंकि एनआरई सेविंग और करंट तो खोल ही सकते हैं और फिक्स भी खोल सकते हैं। फिर डिपॉजिट तो कोई सा भी टाइप का अकाउंट में अलाउड है, इवन एफसीएनआर में भी क्या अलाउड है, फिक्स्ड डिपॉजिट अलाउड है। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस का आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। What is the status of taxability in case of NRE accounts? NRE अकाउंट में टैक्स, तो अपन को पता है कि NRE अकाउंट में जो इनकम होती है वो नॉन रेजिडेंट इनकम होती है। उसमें हम बोलते हैं कि बाहर से इनकम आ रही है, तो हमारे लिए देश बाहर का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो देश के लिए गुड है, इसलिए अपन उसको क्या है, टैक्स फ्री रखते हैं। तो टैक्स फ्री है। तो अगर आप ये जो इसमें आंसर है कुछ नहीं पता, तो सी तो ऑप्शन कट ही गया, सी तो ऑप्शन कट ही गया। या तो डी ऑप्शन होगा, ए होगा या बी होगा। अब आप देखिए कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये दोनों, और जब भी ऐसे आए ना, अगर मान लो आपको पता नहीं है, अब मान लो क्वेश्चन तो करना ही है, सी तो नहीं है आंसर, तो अब तो आप हमेशा जो जो ऑल ऑफ द अबव जो बचे हुए हैं वो वाला आंसर हमेशा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये एक स्टडी हुई है कि जब भी ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव जो आंसर आए वो बहुत ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी है, और नन ऑफ द अबव जो आंसर है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें जो बैलेंस है उन पर वेल्थ टैक्स नहीं लगता है और इनकम टैक्स नहीं लगता है। इंडिया में जो इनकम आरडी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, और बैलेंस है जो उन पर कोई वेल्थ टैक्स नहीं लगता है। एक और केस स्टडी है, एक इंडियन है, वो नाउ सेटल्ड इन यूके। ए इंडिया का था, अब यूके में सेटल हो गया। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या अपन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, या PIO बोल सकते हैं। इसने शादी की बी से, जो कि केन्या की है पर ब्रिटिश सिटीजन हो गई। तो ए और बी दोनों क्या हो गए, ब्रिटिश सिटीजन, पर बी भी क्या हो गई, ये ए की क्या है, ए की वाइफ है, तो ये बी भी क्या हो गई, OCI या PIO हो गई। ये ए की वाइफ है और दो चिल्ड्रन है ए और बी के, इन दोनों के दो चिल्ड्रन है, C एंड डी, बोर्न इन लंदन, ये वो यूके में बोर्न हुए हैं। सी ने एक पाकिस्तानी से शादी की और डी लंदन में ही है। उसके बारे में नहीं दिया कि उसने शादी की है नहीं की है, ये नहीं बताया हुआ है ना। और इसने पाकिस्तानी से शादी की, तो सी, ठीक है। अब डी लंदन में है, तो जो अपन ने PIO की डेफिनेशन, ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी ले लिया था, कि जो PIO की डेफिनेशन उनमें देखी थी बांग्लादेश और पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व नहीं है। तो सी जो पर्सन है वो मतलब सी के जो पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स, तो अगर वो PIO, जिसके भी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सिटीजन हो इंडिया के या PIO, वो लोग भी क्या होते हैं, PIO होते हैं। तो सी के तो पेरेंट्स, सी और डी के पेरेंट्स PIO हैं, तो सी और डी भी PIO होने चाहिए, पर पाकिस्तान के अलाउड नहीं है। तो सी क्या है, PIO नहीं है, पर डी क्या है, PIO OCI है। समझ में आ गए। तो डी है वो PIO OCI है, पर सी नहीं है, क्योंकि सी पाकिस्तान में रह रहा है, इसलिए जो पाकिस्तान के नेशनल है वो लोग क्या है, वो लोगों को PIO में नहीं आते हैं। ये आप लोग जब वो डेफिनेशन देखेंगे जो हमने पिछले पार्ट्स में समझाई है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब स्टेटस ऑफ डी क्या है, वैसे भी आप ये लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि डी NRI है, फॉरेन नेशनल है, पर्सन ऑफ केन्या ओरिजिन है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, दोनों तो एक जैसे ऑप्शन है, ये बी और डी ऑप्शन कट जाएगा। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और NRI, तो NRI तो वो होता है जो कि गया हो और वापस आ रहा हो, तो NRI भी नहीं है, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। बिना ज़्यादा जाने भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ए कैन ओपन विच टाइप ऑफ अकाउंट, ए क्या है, NRI है, तो ए तो कोई सा भी अकाउंट खोल सकता है।
वैसे भी हमने बताया था कि जिसमें ज़्यादातर ऑल ऑफ द अबव है वो आंसर हो सकता है। तो ये एनआरई अकाउंट भी खोल सकता है, एनआरओ भी खोल सकता है और एफसीएनआर भी अकाउंट खोल सकता है। ए कैन नॉमिनी फॉर अकाउंट आउट ऑफ हर फैमिली। जो ए है वो अपनी फैमिली में से किसको नॉमिनी बना सकती है? तो ए जो है बी को बना सकती है, सी को बना सकती है, डी को बना सकती है, तो बी को भी बना सकती है, सारे पी आई ओ एन आई है, और एनी वन को बना सकती है। अब मान लो इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि जो सी है वो तो एनआरआई नहीं है, पर उसको भी वो बना सकती है, मतलब नॉमिनी तो बना रहे हैं वो वहाँ पर, ऐसा कोई अकाउंट उकाउंट थोड़ी खोल। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो है ना, जैसे अगर मान लो आपको ये पता भी नहीं हो, तो आपको ये तो पता नहीं कि बी और डी को तो बना ही सकती है, तो फिर मतलब ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा? एनी वन होगा। Daughter C can open NRI account with the permission of daughter C। जो सी वाली डॉटर है वो पाकिस्तान नेशनल हो गई ना, तो उसको किसकी परमिशन से अकाउंट खोलना पड़ेगा? आरबीआई हमने पढ़ाई है। फिर भी आप सोचो कि कैन नॉट ओपन, तो वो जो आंसर से जिनमें बिल्कुल एब्सोल्यूट नो आ रहा है या एब्सोल्यूट यस आ रहा है, वो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि खोल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये जो भी हैं ये ऑप्शंस भी थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि भाई इनका कोई लेना देना नहीं। अगर आपने कुछ भी नहीं किया होगा तो भी आप इसका आंसर आरबीआई टिक कर सकते हैं। किसकी परमिशन चाहिए यही तो पूछा है, तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें परमिशन है। तो अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो वैसे नॉर्मली आपको कंसेप्चुअल हमेशा समझना है, और आरबीआई इसका आंसर है जो हमने पढ़ा है उसके साथ। पर नहीं आता है अगर ऑप्शन, तब भी इन ऑप्शन से पता लगता है कि इसका जो है वो खोल तो सकती है, और किसकी परमिशन से खोल सकती है? आरबीआई की परमिशन से। आप ये जो है जो सी है ये हमारा चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, और हमारे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।